भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 5 जुलाई 2020 है और आज से 43 साल कबल पाकिस्तान की अवामी हुकूमत और पहली अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाली हुकूमत जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी, उसको जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक ने रुखसत कर दिया था। यूं मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा और इस हुकूमत के खिलाफ उस वक्त की अपोजिशन तहरीक चला रही थी। कहा जाता है कि अपोजिशन के साथ भुट्टो साहब के मुज़ाकरात काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक ने आमरीत के नाफज कर दी और जमहूरियत को चलता किया। आज 43 साल गुजरने के बावजूद उसके बाद कई जमहूरी हुकूमतें गुजरी, लेकिन आपने देखा कि जमहूरी हुकूमत के दौरान भी मुख्तलिफ बातें और मुख्तलिफ तज्ज़िये और मुख्तलिफ किस्म के मफरूज़े हमेशा से पेश किए जाते रहे। गोया आज इतने सालों बाद भी हम जमहूरियत को उस तरीके से मजबूत नहीं कर सके जिस तरीके से मजबूत होनी चाहिए थी। सियासतदानों का भी अपना कसूर और उन जर्नैलों का भी कसूर जिन्होंने मुल्क के अंदर शब खून मारा और जमहूरियत पर शब खून मारकर उन्होंने आमरीत को मुसल्लत की। लेकिन इसके साथ साथ सियासतदानों को भी बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। आज भी इमरान खान साहब की हुकूमत है, इमरान खान मुल्क के वजीर आज़म हैं, लेकिन आपने पिछले कई रोज से सुना होगा कभी सदारती निज़ाम की बातें होती हैं, कभी -1 की बात होती है। शेख रशीद साहब तो यहां तक कहते हैं कि -3 होगा अगर हुआ, इसलिए इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। अब भी बातें हो रही हैं कि कुछ लोग चाहते हैं हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए और कुछ लोग चाहते हैं कि जमहूरियत डीरेल हो जाए, लेकिन सियासी जमातों के हवाले से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि वो किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अफवाज पाकिस्तान भी बार बार कहती रही, पिछली हुकूमत के दौरान भी, उससे पहले जरदारी हुकूमत के दौरान भी, कि जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं और वो जमहूरियत के साथ हैं। लेकिन क्या सियासतदानों की गलतियां ऐसी हैं कि ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं जमहूरियत अपनी पटड़ी से एक बार फिर उतर सकती है? ऐसा माहौल क्यों नहीं बन सका पाकिस्तान के अंदर कि हम ये कह सकते हैं कि कैसे भी हालात हों मुल्क चलेगा आइन और कानून के तहत, और अगर हुकूमत जाएगी तो किसी आइनी और कानूनी तरीके से जाएगी। लेकिन हम आज तक शायद इस सतह पे जमहूरियत को मजबूत नहीं कर सके। बहुत सी ये बहस चलती रही हमेशा से। सियासतदान कहते हैं कि जर्नैलों ने शब खून मारे और आमरीत मुसल्लत की और जमहूरियत को चलने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के लोग कहते हैं कि सियासतदानों ने अपनी नालायकियां की और सियासतदानों ने बार बार जर्नैलों को दावत दी कि वो खुद आके हुकूमत संभालें, जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर जमहूरियत हुकूमतों का तख्ता उल्टा जाता रहा है। इस सारी तारीख में आज तक शायद सबक किसी ने नहीं सीखा। आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि अगर मुल्क के अंदर एक जमहूरी निज़ाम मौजूद है, एक पार्लिमानी निज़ाम मौजूद है, अगर वो मजबूत होगा, अगर वो ताकतवर होगा, आवाम को सही रहनुमाई मिलेगी, उसका तसलसल होगा, तो उसके नतीजे में सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत आएगी और उसके नतीजे में पाकिस्तान इन मसाइल से भी निकल सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब वडेराइज़म होता है, जब कुछ लोग मखसूस हलकों की बात करते हैं, इलेक्शन का बार बार रुक जाना ये भी एक बड़ी वजह रही है कि अगर इलेक्शन मुसलसल होते रहते, अगर आप 77 में ज़िया-उल हक जो है वो मार्शल लॉ नाफज ना करते, तो अब तक हम कितने जमहूरी अदवार देख चुके होते, जिसके नतीजे में बहुत से सियासतदान कारकर्दगी ना दिखाने पर आज अपने घरों को रुखसत हो चुके होते। फिर 1985 की बात की जाती है, गैर जमाती इंतखाबात। आज की जो सियासत है, जिसमें सियासत में पैसे की बात की जाती है, जिस सियासत में जागीरदारी की बात की जाती है, जिस सियासत में मुख्तलिफ धड़ों की बात की जाती है, बाज़ तजिया निगार ये समझते हैं कि 1985 के गैर जमाती इंतखाबात ना होते तो आज की सियासत में जो खामियां और कमजोरियां हैं शायद ये ना होती। अगर उस वक्त भी जमाती इंतखाबात करवाए जाते, तमाम पार्टियों को हिस्सा लेने का प्रॉपर मौका मिलता और किसी एक पार्टी को हराने को दूसरे को आगे लाने की कोशिश ना होती, तो शायद जमहूरियत मजबूत हो जाती। लेकिन हमने शायद अब तक सबक नहीं सीखा। इसका भी आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे कि आखिर जमहूरियत मजबूत कैसे हो सकती है, और आज इतने साल गुजरने के बावजूद फिर ये बातें क्यों होती हैं, कोई -1 होगा, -3 होंगे, ये बातें हम क्यों नहीं अपनी बातों इसको निकाल सके अपने सियासी माहौल से। ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट होगा कराची में, शहर कराची, रोशनियों का शहर। वहाँ इस वक्त सरापा एहतजाज है। कौन सरापा एहतजाज? अवाम, और उसके साथ साथ सियासी जमातें, और फिर हुक्मरान जमात जो इस वक्त मरकज में हुक्मरान है, इमरान खान साहब की अपनी तहरीक इंसाफ लोड शेडिंग के खिलाफ कराची में
एहतजाज कर रही है। केरेटक से बहुत से लोगों को गिला शिकवा है, इस पर भी बात करेंगे कि आखिर वहाँ कराची की इस वक्त लोड शेडिंग की सूरत हाल इतनी ख़राब क्यों है। इसके साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों में भी लोड शेडिंग है। बात जो कंपनियां हैं, वो तकसीम कार कंपनियां, वो कहती हैं कि लोड शेडिंग नहीं है, कहीं मैनेजमेंट के ऐसे इश्यूज़ हैं और कहीं पे जो है मुख्तलिफ टेक्निकल फॉल्ट्स आते हैं जिसकी वजह से गर्मियों में ये लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन बहुत से शहरों के अंदर से ये शिकायत मौजूद हैं कि वहाँ बिजली की वजह से लोग सरापा एहतजाज है। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजूद है, लेकिन प्रोग्राम का पहला सेगमेंट हम इसी पे करेंगे कि जमहूरियत पाकिस्तान में आज भी मजबूत क्यों नहीं है। 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा अहम दिन है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और प्रोग्राम हरफराज के मेज़बान और ये मकबूल जान साहब। और ये सब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार, एंकर पर्सन, बड़े हमारे काबिल एहतराम। इफ्तिखार साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। और ये साहब, मैं अगर आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँ, हम कहते हैं कि जमहूरियत को डिरेल किया जाता रहा है। इसमें हमेशा से हम इल्ज़ाम आयद करते हैं कि जर्नैलों ने शब खून मारा, लेकिन उसके साथ साथ उन सियासी जमातों का भी तज़किरा होना चाहिए कि जो इस शब खून मारने के लिए दावत देती रही इस्टेब्लिशमेंट को कि वो आए मुल्क के इक़्तिदार पर कब्जा कर लें, या ऐसा माहौल बनाया जाता रहा। क्योंकि उस जमाने में भी कहा जाता है कि भुट्टो साहब के खिलाफ जो तहरीक चल रही थी, दर हकीकत भुट्टो साहब को हटाने के लिए, मार्शल लॉ की राह हमवार करने के लिए चल रही थी। आप खुद वहां पे मौजूद थे, गिरफ्तार भी थे। आज के रोज शायद मेरे ख्याल में आप भी उस वक्त सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे भुट्टो साहब के हवाले से। तो क्या आप समझते हैं कसूर किसका है फिर? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ही लीडरशिप को देख लें, उसी वक्त के दौर की लीडरशिप को देख लें, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उस वक्त याहिया खान की कैबिनेट के अंदर नायब वज़ीर खारजा थे और उन्होंने बाकायदा शेख मुजीबुर रहमान के मुखालिफ एक बहुत बड़े ज़िमनी इंतखाबात को सपोर्ट किया था और बाकायदा उस कैबिनेट के अंदर शामिल हुए थे। और जो 70 का जो डिबैकल हो रहा था उस वक्त 71 का, उस वक्त वो पाकिस्तान की बैसियत नायब वज़ीर खारजा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद थे, जहां कहा जाता है कि बहुत बड़ी पोलैंड की करारदाद फाड़ी थी। तो इलेक्शंस तो उससे पहले खत्म हो चुके थे, 71 के आने से पहले खत्म हो चुके हुए थे भुट्टो साहब के आने से। भुट्टो साहब जब आए तो उन्होंने आके वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उन्होंने इक़्तिदार संभाला। भुट्टो साहब बहुत क्वालिटी वाले आदमी, बहुत बला के आदमी थे। उन्होंने जिस तरह अपने आप को इवॉल्व किया, सब कुछ किया। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि जो चीजें किसी सियासतदान को तबाही की तरफ माइल करती हैं, उनमें से उनका जो अंदर छुपा हुआ एक जो फ्यूडल बंदा था और फिर उसके बाद जो सेल्फ लव की सूरत हाल थी, उसने पीपल पार्टी को ये लेवल पे ले आई थी कि 77 से पहले जितने भी टिकट तकसीम हुए हैं, आज वो खत मौजूद हैं हर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में, हर एसपी के दफ्तर में मिल जाएंगे। तो उन्होंने एसपी से और डिप्टी कमिश्नर से पूछ के टिकट दिए थे और या तो टुमन होते थे जिनको उन्होंने उनका इंचार्ज लगाया था और इस हद तक कट गए थे पब्लिक के साथ। पूरे ड्यूरेशन के अंदर भी आप अंदाजा करें कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही दफा थी जिसपे इंप्लीमेंट हो रही थी और वो थी इमरजेंसी, यानी बुनियादी हकूक मुअत्तल रहेंगे और 4 साल मुअत्तल रहे। 77 की जो है ना, वो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल थी। यानी 7 मार्च को मुझे याद है अच्छी तरह कि ये इलेक्शन थे, पहले इलेक्शन हुए थे जिसके अंदर वो पीएनए उठी थी और उसके बाद वो लीडरशिप चली थी। लेकिन अगला जो था वो 11 मार्च को था और ये पूरी दुनिया का प्रेस ने कहा कि साबित कर दिया था पाकिस्तान के अवाम ने कि सूबाई असेंबली के इलेक्शन में पोलिंग बूथ पर ऊपर आलम था। मतलब 3%, 2%, 4%, 61% से इस लेवल पे लोग आगे थे। इतना एतमाद का फुकदान हो गया था। तो एक अच्छा लीडर होता है, वो फौरी तौर पे अगर इलेक्शन कराते तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मेरा ख्याल है उसके बाद फेयर इलेक्शन में जीत भी जाते। लेकिन मशावरत जैसे आजकल तब मशीर इमरान खान साहब के बड़े कमाल के हैं, उनके इर्द गिर्द जो घूमते फिरते हैं, तो मैं उस वक्त कभी सोचता हूं कि भुट्टो साहब के इर्द गिर्द भी उनके वो पुराने जो ब्यूरोक्रेट क्रोनीस है ना, अजीज अहमद और टुमन और वकार अहमद, ये जब घिर गए हुए थे भुट्टो साहब उन सारे खुशामदियों में और दीवार के साथ। यही वजह है कि उन्होंने उसको इस तहरीक चलती हुई और तहरीक में हालत ये थी, आप अंदाजा करें कि इत्तेजाज आसन जैसा बंदा जैसा है वो छोड़ के पीपल पार्टी चला गया था, नीफरा में छोड़ गया था। एक गुलाम बास होते थे, बहुत बाद में बचा। ये बाद में के बाद जब भुट्टो पे मुकदमा चला है तो फिर एक फिजा बनी है भुट्टो साहब के हक में। लेकिन 77 की जो फिजा थी वो भुट्टो साहब के बहुत सख्त खिलाफ थे, हो चुकी हुई थी।
लेकिन अगर और ये सब बात करें, आज अगर हम कहते हैं कि इमरान खान साहब ने धरना दिया, इमरान खान साहब हुकूमत को तख्ता उलटना चाहते थे, इसी तरीके से हम कहते हैं इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना, गलत बना, तो इसी अगर चीज़ों को देखें, अगर आज इन चीज़ों को हम गलत कहते हैं, तो भुट्टो साहब के खिलाफ जो तहरीक थी, एक हुकूमत है, अगर उसके हटाने के लिए आप सड़कों पर आ जाएंगे तो फिर जमहूरियत तो मजबूत नहीं होगी। पार्लियामान मौजूद है, एक आईनी तरीकाकार मौजूद है हुकूमत हटाने का, हर दौर में जी हर मुल्क की रियलिटीज हैं, उनको हमें समझ लेना चाहिए। 1911 के अंदर अंग्रेज ने जो यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई, जो लीडर बनाए, उन्हीं का पोता परपोता आज इलेक्शन लड़ रहा है। अगर यूनियनिस्ट पार्टी जो है 1946 के अंदर इन द बल्क मुस्लिम लीग में शामिल ना होती और वो जो सिकंदर जनाब पैक्ट ना होता तो मुस्लिम लीग हार जाती। वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग वही थे, जो टवाना तो फलाना और शौकत याद और नून फलाना, ये सब के सब यही थे। इसी तरह हम याद है, हम जब शुरू में पीपल पार्टी में थे तो हमें याद है कि 1969 में इलेक्शन से एक पहले भुट्टो साहब ने सारे के सारे जो है इन सरमायादारों को शामिल करना शुरू कर दिया। मैं और उस्मान फतेह साहब हम छोड़ दिया, हम तो कहा नजरियाती लोग, हम नहीं करेंगे। तो भुट्टो ने बड़ी मजेदार बात की थी, उसने कहा इलेक्शन तुम्हारा बाप जीतेगा पाकिस्तान में, तुम लोग इलेक्शन जीतोगे, तुम्हें तो दो बंदे नहीं जानते पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान की रियलिटीज को भी भुट्टो साहब समझते थे, हर चीज थी। लेकिन मतलब पता क्या है, ये जो अंग्रेज ने तीन चीजें तोहफे में दी है ना, ब्यूरोक्रेसी, फौज और ये फ्यूडल लीडरशिप, इनका गठजोड़ है। ये गठजोड़ इकट्ठे, इनको आप अलहदा मत समझें। ये जब चाहे -1 कर लेते हैं, जब चाहे -3 कर लेते हैं, जब चाहे -8 कर लेते हैं, इनका मसला है, ये करते रहते हैं। जी इफ्तिखार अहमद साहब, आज 5 जुलाई है, 5 जुलाई 1970 पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम दिन है। जैसे कि मैंने औरिया साहब से पूछा कि हर जमहूरी हुकूमत के खिलाफ सियासतदान निकले हैं, सियासतदान हटाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहे। इसलिए जब कभी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की बात होती है तो ये इल्ज़ाम सियासतदानों पर भी लगता है कि हुकूमतें गिराने में, बनाने में जहाँ जर्नैलों का किरदार है, वहाँ सियासतदान भी आलाकार के तौर पर इस्तेमाल होते रहे। आज भी जैसे मैंने कहा कि अगर कहा जाता है कि -1 होगा, -3 होगा, और कुछ सियासतदानों के हवाले से इल्जामात भी लगते हैं कि वो भी बैक चैनल से राब्ते कर रहे होते हैं, तो फिर जमहूरियत की मजबूती का गिला शिकवा क्यों करते हैं सियासतदान? जो आपका पहला सवाल था वो बिल्कुल दुरुस्त सवाल था, और मेरे मोहतरम दोस्त और ये मकबूल जान ने, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं नजरियाती तौर पे, फिक्र के हवाले से, सोच के हवाले से, अपने अमल के हवाले से, तो उन्होंने सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाके कटहरे में खड़ा कर दिया और सारा जवाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इज़्ज़ाहत और उनके रवैये के हवाले से चलाया, और आपको जो सवाल था उसका सिरे से जवाब नहीं दिया। आपका जो सवाल है इसके लिए मैं, अगर जिस तरह ये तारीख में 1911 में चले गए, मैं 1911 में नहीं जाता, अगर हम पाकिस्तान की तारीख को 1951 ऑनवर्ड देखें तो फौज का जो इन्फ्लुएंस है वो 51 के बाद आपके मुल्क में शुरू होता है, और आप उस आदमी को चीफ आर्मी स्टाफ बना लेते हैं, आर्मी का सरबराह बना लेते हैं, जिसके बारे में कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि इसको कोई ऐसी असाइनमेंट ना दी जाए। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, क्योंकि और या मकबूल जान साहब हिस्से के बहुत करीब रहे हैं, क्योंकि ये इंचार्ज रहे हैं आर्काइव्स के, तो उनको पता है कि ये कहीं लेटर मौजूद है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, और ये सरदार अब्दुल रब निश्तर की एक रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने ये राय दी थी। तो वो आदमी जब आता है तो वहीं पे सारी खराबी शुरू होती है। आप सियासतदान को बुरा कहते हैं, सियासतदान ना तो उसके पास हथियार है, ना उसके पास बम है, ना उसके पास टैंक है, ना उसके पास रेजिमेंटेशन है, ना उसके पास काकूल अकेडमी है, ना उसके पास इतना पैसा है, और ना उससे फारूक होने के बाद। लेकिन साजिशों का हिस्सा तो बनता है ना इफ्तिखार साहब? ये साजिशों का हिस्सा कैसे बनता है ना, ये बड़े मजे की बात है। कौन बनाता है? दानिश्वर बनाते हैं। किन दानिश्वरों ने मशवरा दिया था पीएनए वालों को कि महंगाई की तारीख को कन्वर्ट कर दें निज़ाम मुस्तफ़ा में? किताबें की किताबें छपी हुई हैं, रिसाले के रिसाले मौजूद हैं, अखबार के अखबार मौजूद हैं, एडिटोरियल के एडिटोरियल मौजूद हैं। ये सिर्फ एक पर ना आप सेगमेंट पे लाएं। जो सियासी जमातें होती हैं या सियासतदान होते हैं वो इसी सोसाइटी में से होते हैं, और फौज भी इसी सोसाइटी में से होती है, और ब्यूरोक्रेसी भी सोसाइटी में से होती है। देखना है कि सोसाइटी में दो ग्रुप मानने को तैयार नहीं है पॉलिटिशियन को, वो उनकी सरबाई को मानने को तैयार नहीं है। यानी कि अगर आप मैट्रिक पास करके, एफए पास करके मुल्क में जर्नैल के ओहदे पर जा सकते हैं, और ये काम अगर कोई पॉलिटिशियन करता है तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं कि यार ये मैट्रिक पास, हमें बताएगा कि हमने क्या करना है। ये ब्यूरोक्रेट जो है,
ये उसके पीछे पीछे अपना फिरते हैं, जनरल के पीछे तो फिरते हैं। लेकिन इफ्तिखार साहब, भुट्टो साहब को गिराने सियासतदान निकले, नवाज शरीफ को गिराने पीपल्स पार्टी निकली, पीपल्स पार्टी को गिराने नवाज शरीफ निकले। नहीं, आप देखें ना, दूर तक न जाए, पहले आज सिर्फ 5 जुलाई तक रहे। 5 जुलाई के बाद की कहानी किसी और से सुनिएगा। मैं तो 5 जुलाई तक अपने आप को महसूस रखता हूँ, क्योंकि जो कुछ 5 जुलाई को किया गया, आज भी हम वहीं खड़े हैं। हम ना सियासत में आगे गए हैं, ना जमहूरियत में आगे गए हैं, ना हम रिफॉर्म्स में आगे गए हैं, ना गुर्बत के खात्मे में आगे गए हैं, ना गरीबों के लिए कुछ हम कर सके, ना हम उन लोगों के लिए कुछ कर सके जिन्होंने इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सूरत हाल को मुजाहरा करते हुए, मुकाबला करते हुए इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। हकीकत तो है वी आर स्टिल देयर। और हुआ क्या, ये टेस्ट केस है। 1947 के बाद अगर कोई बड़ा टेस्ट केस है तो 2 टेस्ट केस हैं। एक है निज़ामे मुस्तफा की जो खत्म नबूवत की तहरीक है, ठीक है, जिसके ऊपर गवर्नमेंटें गई। फिर है ये आपकी 1977 की तहरीक, जिस शख्स ने सबसे बड़े इशू जो था मुसलमानों का, वो खत्म नबूवत का था, उसको रिजॉल्व करने में सबसे ज्यादा काम किया। जिस शख्स ने उस फौज को जो शिकस्त खुर्दा फौज थी उसको रिवाइव किया, उसको वापस रेजिमेंटेशन दी, उसको उसके लिए डिवीजन खड़े किए, उसके लिए तमाम अस्त्र सप्लाई किया, फराम किया। ठीक है, इन्होंने दोनों चीजों का ख्याल नहीं रखा। ये उसके दुश्मनी कर रहे थे, क्योंकि अगर वो रहता तो फिर ये नहीं रहते थे यहाँ पे, ये खत्म हो गए थे, इनकी सियासत खत्म हो गई थी। और मेरा आज एक सवाल का जवाब आज जरूर लूंगा, और ये मकबूल से मुझे मौका मिल गया जी, प्लीज। आप कहते हैं वो धांधली का इलेक्शन था, 49 या 50 एमएनए इलेक्ट हुए थे उस वक्त पीएनए के टिकट पर। ठीक है, आज तक 49-50 एमएनए कभी उस नजरिए के इलेक्ट होके आ सके हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शंस में, जो जियाउल ने करवाए, जो जियाउल के बाद हुए, जो मुशर्रफ के बाद हुए, जो मुशर्रफ के दौर में हुए, कभी भी 49-50 लोग इलेक्ट नहीं हो सके। तो ये बात साबित करती है कि आपकी इतनी जबरदस्त तहरीक के बावजूद, आपने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लगवाने के बावजूद, इन लोगों ने वो आज तक पाकिस्तान की असेंबली में 49 या 50 की तादाद में नहीं आ सके। आज शामिल नूरानी का बेटा नहीं आ सका, सवाए मुफ्ती महमूद के बेटे के कोई भी वापस नहीं आ सका, अशरफ खान का बेटा भी नहीं आ सका, अशरफ खान खुद नहीं आ सका। नहीं, सुना एक मिनट, सुना, मैं 5 जुलाई से आगे पीछे नहीं जाऊंगा। आई विल, यू कैन आस्क मी 101% रिगार्डिंग 5 जुलाई, आई एम अवेलेबल। लेकिन इफ्तिखार साहब, अगर मैं और ये सबसे इसका जवाब लेता हूं, लेकिन मुझे एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ठीक है हम 77 का तज़किरा भी कर रहे हैं, लेकिन सियासतदान को बिल्कुल बरी जिम्मा कैसे करार देते हैं? क्या कुछ 14 साल का बच्चा सियासतदान उसको कोई बरगला के ले गया? नहीं, आपने और मेरे में एक फर्क में सोच है। आप सारा का सारा मलबा उस पे डालते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, मैं पूरा मलबा नहीं डालता, लेकिन मैं सर मैं कहता हूँ इसमें ब्यूरोक्रेट भी जिम्मेदार है, देखिए मैं कहता हूँ भी जिम्मेदार है, इस मुल्क का लिखने वाला भी जिम्मेदार है। मैं पूरा मलबा नहीं डालता, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो मुख्तलिफ अदवार में मिठाइयां बांटते हैं, जो खुद हाजिर होते हैं कि हम हुकूमत बदलने में हम साथ देंगे, जो खुद धरने देते हैं, जो खुद जुलूस निकालते हैं, सुना सोचना कहने क्या ले लिया उन्होंने, क्या ले लिया? एक लंदन में बैठा हुआ है, एक अपना घर में बैठा हुआ कोरोना से बचने के लिए बैठा हुआ है, और एक जिस आदमी को आपने हुक्मरान बना दिया है वो क्रिकेट खेलता हुआ आया है और पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन सियासतदानों में उसका शुमार हो गया। ठीक है, और ये ओरिया मकबूल ठीक कह रहे थे कि भुट्टो की खामियों में खामी ये थी कि उसने जगीरदारों को लिया। तो ओरिया मकबूल जान, ये इमरान खान की जो सारी की सारी फहरिस्त है, ये कहां से आई है? ये कौन लोग हैं? अगर भुट्टो गलती पर था तो फिर ये भी कुछ नहीं अच्छे नहीं है। तो हमें भुट्टो की खराबियों को साथ ही भुट्टो को कबूल करना है। और ये मकबूल जान साहब, ये जो 49 की बात कर रहे हैं, इफ्तिखार अहमद साहब के, शाह नूरानी साहब जीत गए, सारे लोग जीते, इतने उसके बाद असेंबली में नहीं आ सके, आप कहते हैं धांधली ज्यादा इलेक्शन थे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इलेक्शन करा देते वो जीत जाते। हालांकि मैं मुझे पता था कि भुट्टो जीत सकते थे, उस वक्त सब समझते थे, लेकिन ये बात गलत है कि उस वक्त इतने कैंडिडेट, जिस वक्त 1970 के इलेक्शन हुए हैं
तो 35 टोटल कैंडिडेट थे अपोजिशन के, ये सारे मिल मिला के, जिनके बारे में कहा जाता था कि अगर ये लोग बांग्लादेश में असेंबली का इजलास अटेंड करने चले जाते तो मुल्क बच जाता। ठीक, ये नहीं गए थे। और ये 155 सीटें थी पीपल्स पार्टी की। 1977 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ बड़े भाई, अपोजिशन। मैं 1977 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ सर, गिन रहा हूँ। ना आप 1970 1970 नहीं है, 1977 के इलेक्शन के बैक है। मेरे सामने कहते हैं, मेरे सामने रिजल्ट पड़े हुए हैं। 160 सीटें, 155 सीटें पीपल्स पार्टी की, तो 49 50 मिली है नेशनल असेंबली सीटें। 36 सर मेरे सामने 36 सर मेरे सामने इलेक्शन रिजल्ट पड़ा हुआ है। सीटें नहीं मिल सकी। 36 37 सर 77 का बात आ रहा हूं। 70 में 34 थी, 77 में 36 थी। ये दोनों इलेक्शन आप निकाल लीजिएगा, मेरे सामने रिजल्ट पड़े हुए हैं, मैंने इसलिए निकाल लिए थे। 36 सीटें थी, 70 2 सीटें बड़ी थी अपोजिशन की। एक बात मिले तो जो मैं कह रहा हूं कि जो भुट्टो साहब को ब्यूरोक्रेट्स है जी सीटें मिली हैं, जो भुट्टो साहब को उस वक्त कहा गया था कि आप सर बता रहा हूं 155 77 का पढ़ रहा हूं, निकाल लें, आपको पता अगर पढ़ा हुआ है तो। 77 में 155 सीटें थी पीपल्स पार्टी की। मेरा सिंपल सवाल है सीटें थी पीएनए की, एक थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो गए क्या? उसके बाद इतने लोग इस नजरिए के, इस सोच के, फिक्र के पार्लियामेंट में आए? मैं कहता हूं देखें, पहली बात तो यह है कि जो पीएनए था ना, वो एक फिक्र नहीं थी। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि टोटल लेफ्ट के ऊपर काम करने वाली नेशनल अवामी पार्टी शामिल थी, सारी कॉम्प्रस तंजीमें शामिल थी, तमाम मौलवी इकट्ठे थे। अच्छा, उसके साथ साथ मुस्लिम लीग जो थी वो सारी इकट्ठी थी। उससे एक नजरिया नहीं था, उसको मत कहें एक नजरिया। वो तो आखिर में कुरान पाक जब नीला गुंबद में उसको पहनाया गया है असगर खान को, तो तब वो उसको निज़ाम मुस्तफा की तहरीक का बदला गया। एक नजरिए के लोग नहीं थे, शेरबाज मजारी और ये नैब का एक नजरिए का बदला हो गया। इसका मतलब उसके बाद वो एक नजरिए के लोगों की नहीं थी, उसके पीछे कोई और था। नहीं, और कौन नहीं होता। मतलब है कि मुतहदा अपोजिशन हर दफा होती है। बेनजीर जिस वक्त जमात इस्लामी को साथ में लाती है तो कौन होता है? एक नजरिया तो नहीं होता ना। जब दूसरे भुट्टो ने मूवमेंट चलाई थी बुज़ारलाक के खिलाफ, सारे इकट्ठे थे, सारे इकट्ठे थे। वो 77 और 5 जुलाई तक रहे। 77 की बात क्यों 77? अच्छा, उससे पहले जब नहीं देखें, ये पाकिस्तान का मिजाज है। पाकिस्तान के मिजाज में सारी अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है। ये सारे के सारे खैर बख्श मरी सारे इकट्ठे हो जाते थे और पीपल पार्टी लगा हो जाती। मसला सारा ये नहीं, मसला इस वक्त सवाल इस बात का है कि जुल्फकार अली भुट्टो का जो पीरियड था, अगर वो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे चलता तो ये सूरत पेश ना होती, फौज को मौका ना मिलता। देखे ना, डॉक्टर नजीर अहमद है शहीद जो है वो किस भुट्टो के दौरान में हुआ ना। अच्छा, उसके बाद समझ देखते भुट्टो के जमाने में हुआ ना। हबीब जालत के गद्दारी का केस भुट्टो के जमाने में लगा ना। ठीक है, मैंगल और एक और अर्ज कर दीजिए इफ्तिखार साहब, इसका जवाब देने मुझे ब्रेक लेनी है। एक और अर्ज करूं, टिक्का खान ने, अच्छा ठीक ओके जी इफ्तिखार साहब, ये मेरी बात सुने। देखिए ओरिया, मैं तो आपसे इसलिए बहस कर रहा हूं कि आपकी मेरी गुफ्तगू सुन के जो देखने वाले हैं उनको उस तारीख के बारे में कुछ समझ आ सके, उनकी डायरेक्शन क्लियर हो सके। असल में तारीख लिखी नहीं गई, अब आपके पास तारीख है, राइटर्स के पास, जो चाहे आप लिखें। उस जमाने में जो 1970 से 77 तक का दौर है वो बड़ा हिस्टोरिकल दौर है, आप लोगों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आपकी मुखालफत की। उसमें बड़े अहम फैसले किए गए, बांग्लादेश को मंजूर करने का फैसला किया गया जिसकी आपने डट के मुखालफत की। उस जमाने में खत्म नबूवत का फैसला किया गया, उस जमाने में ये फैसला किया गया तमाम बुनियादी जो अपना रिफॉर्म्स हैं ये उस मौके की हैं। आपको कोई ऐसी चीजें आइन में डाली गई जो उस जमाने की है। आइन के अंदर इस बात का तयन करना ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, उस जमाने का है। तो ऐसे मत करें, अपना भुट्टो दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन सवाल है कि हिस्ट्री को हम मस्त न करें ताकि जो सुनने और देखने वाले हैं, चले मैं सुनने और देखने वाले इफ्तिखार साहब और ये साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। बड़ी दिलचस्प बहस हो रही है लेकिन ब्रेक बड़ी जरूरी है। अब कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं।
पुरान एक बार फिर खुशामदीद। इफ्तिखार अहमद साहब, अगर हम पाकिस्तान की सियासी तारीख की बात करें, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस मौजू पे एक अलग से बड़ा तफसीली प्रोग्राम होना चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा आपको और ये सबको किसी दिन बिठाऊं इस प्रोग्राम में, ताकि पाकिस्तान की सियासी तारीख का जायजा भी लिया जा सके। लेकिन जहां हम कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पॉपुलर लीडर थे, कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें ज़िया हक साहब, उनकी पॉपुलैरिटी भी कम नहीं थी, अगरचे उन्होंने उनकी हुकूमत हटाई थी। जब उनका जनाजा हुआ, आपने देखा कितना बड़ा जनाजा था। फिर उसके साथ साथ हम जब बात करते हैं जमहूरियत को नुकसानात के हवाले से, अगर हम 7 जुलाई 77 से आगे आएँ, 85 के इंतखाबात को कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासत के लिए 85 के गैर जमाती इंतखाबात नुकसानदेह साबित हुए। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? मैं इसे इसलिए इत्तेफाक करता हूँ कि जो बात और ये कह रहे हैं उसकी इंतहा है ये नॉन पार्टी इलेक्शन। ठीक है कि वो जो कॉन्टिन्यूटी थी 1962 के जो इलेक्शन हैं, उसकी जो कॉन्टिन्यूटी है हमारे देहातों में मुसलसल चली आ रही है, दुश्मनियों की और दोस्तियों की और तल्लुक वास्तों की, उसका खुल के इजहार हुआ कि तमाम बरादरीज के हवाले से, इलाकाई जो ताकतवर धड़े थे उनके हवाले से उन सारों को मौका मिल गया कि वो आगे, और उनका मुकाबला चूंकि पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था और खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुकाबला नहीं था, तो उनको बड़ा सेफली वो आगे अनइलेक्टेड थे आके बैठ गए। और उस वक्त के एक जो हुक्मरान थे फौजी, उनके ऐसे लोग चाहिए थे कि दुनिया को वो दिखा सकें कि हाँ वो इस मुल्क में जमहूरियत को भी चला रहे हैं। ठीक है, उससे नुकसान हुआ, उसमें कुछ बहुत अच्छे लोग भी निकले। आज के पार्लियामेंट में, आज जो पार्लियामेंट आज भी है, उसमें काफी लोग ऐसे हैं जो 85 के बाद के हैं और उनसे बहुत अच्छे लोग भी निकले, लेकिन ऐसे खानदान में निकले जिन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया हमारी सारी सियासी अमल को और सियासी जद्दोजहद को। देखो यार नसरुल्लाह, आप भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हो और या पता नहीं कैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो गया, ये तो रिटायर्ड हुआ है 22वें ग्रेड से सेक्रेटरी के तौर पे, पता नहीं क्यों चला गया सियासत के नजदीक। सियासी वर्कर का एहतराम करना हमारे पे फर्ज है। ठीक है, हाँ वो जमात इस्लामी का हो, पीपल्स पार्टी का हो, मुस्लिम लीग का हो, तहरीक इंसाफ का हो। ठीक है, अगर आप सियासी वर्कर्स को असेंबली में नहीं आने देंगे तो फिर यही होगा जिसको हम भुगत रहे हैं। लेकिन ये इफ्तिखार साहब, अगर मेरा एक जुमला लेने इफ्तिखार साहब, लेकिन अगर हम सियासी वर्कर की बात करें, ये भी सियासी जमातों पर इल्जाम लगता है कि वर्कर्स आगे नहीं आते, फिर वही खानदान, फिर वही वडेरे पैसे लगाने वाले। मैं एग्री करता हूँ। इत्तेफाक असल में अगर ये चलता है ना, हमारी अगर असेंबली अगर चलती 77 वाली, जिस तरह की एकेडमी है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, लोग ट्रेन होके बाहर आते हैं, 2 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर वो सर्विस में चले जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां चलती रहती हैं, पार्लियामेंट चलती रहती हैं, हम जैसे भी लोग गरीबों को भी मौका मिल ही जाता। पार्लियामेंट से टूटते रहे और फिर जब 85 में मैं कैसे इलेक्ट हो गया, मुझे कौन सा गवर्नर खा लेता या मेरा प्रेसिडेंट वाकफ था। हाँ, अगर मैं अपने एक दोस्त चौधरी साहब की बात मान लेता तो शायद मैं भी MP लाहौर से बन ही जाता, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन उसमें सवाल है कि पॉलिटिकल जो मेच्योरिटी है वो तभी आती है पॉलिटिकल पार्टी चलती रहे। आज की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मैं तो इसे इत्तेफाक करता हूँ। इनको मेरा फलसफा यही है कि लोकल बॉडीज की सतह पे हमारे पास 7-8 हजार यूनियन काउंसिल हैं। तमाम सियासी जमातों को इन 7-8 हजार यूनियन काउंसिल में अपने दफातर कायम करने चाहिए, खा इनके 10 रुकन हो, फिर जाके उससे वो तब्दीली आएगी जिसकी आपके ज़हन में बात है। लेकिन इफ्तिखार साहब इस पे भी कमेंट कर दें कि भुट्टो साहब पॉपुलर थे तो ज़िया हक साहब भी पॉपुलर हो गए थे। देखो, ज़िया हक ने जो चीज इस्तेमाल की वो मैं असल में ज़िया हक के बेटे की वजह से और उस खानदान की वजह से, डॉक्टर बशारत अलई मरहूम की वजह से उन खानदान का इज्जत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी बातें कहूँ जिनसे उनकी दिल आज़ारी हो। पहले 1-2 मामलात में उनके दिल आज़ारी हुई है और हमारा चौका मकसद यहाँ पे बैठ के किसी की दिल आज़ारी करना नहीं, वो पर्सनल ज़ात की बात नहीं हम कर रहे। ठीक है, उनके साथ वो ज़हनी तौर पे मजहबी आदमी थे, उनका यकीन था कि इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम होना चाहिए और फिर उनको ऐसे से अच्छे मौलवी मिल गए थे जिन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी रिपोर्टें लिख के दी और उन्होंने कहा जी ये कर ले। उन्होंने कोशिश की, देखें आपने, उन्होंने हाथ काटने की भी सजा दी, उन्होंने सब बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन वही मसला है कि मौलाना मदूदी ने एक दफ़ा ये कहा था कि पाकिस्तान को बनाने के बारे में कि जब तक वो लोग ही नहीं होंगे जो एक ऐसे निज़ाम को चला सके तो एक मुल्क बनाने में क्या तब्दीली आ जाएगी। तो वही मसला ज़िया हक के साथ हुआ कि जिस निज़ाम के लिए वो लड़ रहे थे उस निज़ाम के लिए कभी लोग सिंसियरली थे ही नहीं उनके साथ, लोग तो पॉलिटिक्स कर रहे थे उसके दीन के नाम पर भी। तो ये नुकसान हुआ ज़िया हक को। इसलिए ज़िया हक, और जो आपने एक और बात कही है मैं उसका तज़किरा करना मुनासिब नहीं समझता
वो ठीक है, वो आपकी एक सोच है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। और ये साहब, क्या जमहूरियत अब मजबूत है, या अब जब -1 -3 की बातें हो रही हैं, ये भी सियासतदानों की गलती है? देखिए, पहली बात यह है कि 1985 के इलेक्शन जो थे ना, उसके अंदर दो चीजें जो हैं वो आई हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो ये था कि लोग को ये चीज बता दी गई थी कि नजरिया वजरिया कोई चीज नहीं होती, आप जो इस तरह का बंदा, इस तरह के पास पैसे हैं, कुछ हैं, वो आएगा, वो इलेक्शन लड़ेगा, वो जीत के आ जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी बनानी पड़ी उसके बाद। दूसरा जो 95 के इलेक्शन के अंदर, हालांकि उसमें जुनेजो जैसा शरीफ नफ्स इंसान आया था, करप्शन जो है वो पहली दफा पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। यानी MPA फंड और MNA फंड जो है वो 1985 की असेंबली ने आगाज किया था। और उसमें मुझे याद है, हमारे बुजुर्ग रहे हैं, मेरे बॉस भी रहे, एक ब्यूरोक्रेट होते थे, उन्होंने खास तौर पे ये चीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, मशवरा दिया था बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, और फिर बलूचिस्तान की देखा देखी सब। उससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन नाम की कोई चीज नहीं थी। आप अंदाजा करें, जो 40s की असेंबलीज थी उसके अंदर जिससे जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी, मैं मोहम्मद सर चट्टा साहब के पास बैठा तो कहते मतलब पार्लियामेंट सेक्रेटरी होते थे, वो साइकिलों पे आते थे बेचारे, तो हम उनको थोड़े से पैसे वैसे पार्लियामेंट सेक्रेटरी लगाते थे, यार उनका गुजारा तो होता है। ऐसी ऐसी लीडरशिप आई। यही भुट्टो, कौसर न्याजी जिस घर से क्या वही इस घर में वापस आया, हनीफ रामे जिस घर से क्या उसी घर में वापस आया, गुलाम घर की जायदाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। ये सियासत जो थी, लोग उसको एक इबादत के तौर पे लिया करते थे शुरू दिन से, जब से बड़े सगीर पाक में सियासत आई, कुछ और तरीके से लिया करते थे, लेकिन अवाम से पैसा कमाना। अच्छा, ये दो चीजें। अब ये हुआ ये है कि 85 ऑनवर्ड जो सियासत का रुख बन चुका हुआ है, उस रुख के अंदर हर तरह का बंदा आ गया, क्योंकि जाहिर बात है एक बंदे ने जीतना है, खा वो इस बस में सवार होकर चढ़े, या वो PTI की बस में सवार होगा, नून लीग की बस में सवार होगा, या जिधर उसको धक्का देकर सवार किया जाएगा वो कह जाएगा। ये धक्का देने वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, और वो उन्होंने फिर आप संभाल लिया सब कुछ, हर चीज। -1 -3 की बातें जो हो रही हैं, इसमें कुछ सदाकत है? मेरा ख्याल है कि सदाकत बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा लगती। उसकी एक वजह है, देखिए, हम खुद इमरान खान को समझते थे कि बहुत अच्छा आदमी है, आपको याद है अच्छी तरह, बड़ी लड़ाइयां रही उसके ऊपर भी, लेकिन इमरान खान ने एक चीज हमारे तजर्बे को गलत साबित किया। एक चीज के ऊपर हम ये समझते थे पाकिस्तान का बुनियादी मसला जो है ये करप्शन है, और वाकई करप्शन है, बहुत ज्यादा करप्शन है। पटवारी जिले के प्रेसिडेंट तक करप्ट होते हैं यहाँ पर, और करप्शन खत्म हो जाए तो मुल्क ठीक हो जाएगा कि ईमानदार आदमी ले आए। लेकिन अब हम अंदाजा हो गया है कि करप्शन वाला बंदा जो है वो फिर 2-4 मील गाड़ी चला देता है, लेकिन नाहल आदमी जो है ये गाड़ी जो है ये सीधा दीवार पे टकरा देगा और ये मार देगा। और ये मुझे लगता यही है कि ये रियलाइजेशन अब आ चुकी है हर तरफ, और मुझे लगता है कि 5-6 महीने के अंदर ना, वो इससे पहले कि गाड़ी खड्ड में गिर जाए, कोई -1 शायद हो ही जाए। हाँ, ठीक है। इफ्तिखार अहमद साहब, आपसे मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा, अगर तमाम सियासी जमातें मुल्क की जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, और मुल्क में जो अहम मसाइल हैं पाकिस्तान को दरपेश हैं, उस पर एक पेज पर इकट्ठी हो जाएं, तो क्या उससे सियासी जमातें भी, पार्लियामेंट भी, जमहूरियत भी मजबूत हो नहीं सकती? अगर पाकिस्तान की मौजूदा सियासी जमातें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है, इन दो चीज दस्तावेजात में जो बातें लिखी हुई हैं, अगर इस पे कम अज कम इसको अपना समझ के मंशूर इकट्ठी हो जाए, तो आई एश्योर यू नसरुल्लाह, शायद आने वाला कल ये नहीं होगा जिसमें -1, -2, -3 के सवालात उठे। क्योंकि देखिए, हमें फंडामेंटल्स को तय करना है। आप फंडामेंटल्स तय कर लें, ये एक इस्लामी रियासत है, नोबडी कैन चेंज। एक इस्लामी रियासत को कोई तब्दील नहीं कर सकता, ये डिबेट ही नहीं है। बिल्कुल डिबेट है गुर्बत, जहालत, बेरोजगारी, बदमाशी, लूटमार, इसके खिलाफ। ठीक है। और वो दो चीजें जो हैं नेशनल एक्शन प्लान में, आपकी मुल्क की सालमियत, सलामती और अदारों की बात है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आउटलाइन है किन चीजों पे पॉलिटिकल चेंजेस की हमें जरूरत है, और 73 का आइन आपके पास मौजूद है। ठीक है, ठीक है। इफ्तिखार अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे एक्चुअली कराची पे बात करनी है, और यह सब आपका भी बहुत शुक्रिया। कराची की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, लोड शेडिंग की और वहाँ पे होने वाले एहतजाज की, इसके साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों से जो लोड शेडिंग की शिकायत आ रही है उस पर बात करेंगे। लेकिन स्पेशल बात होगी कराची शहर, रोशनियों का शहर, रोशनियों से महरूम क्यों है, अवाम सरापा एहतजाज की, उस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
आपको लिए चलते हैं कराची, शहर कायद और रोशनियों का शहर कराची, जहां पे इस वक्त अवाम सड़कों पर, सियासी जमातें सरापा एहतजाज हैं लोड शेडिंग के खिलाफ। इस वक्त बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से लोग खासे परेशान हैं। पूरे मुल्क के अंदर शिकायत तो मौसूल होती हैं कि कहीं बिजली की लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से लोग खासतौर पर इस गर्मी के मौसम में बड़े तंग हैं, लेकिन शहर कराची के हालात कुछ निराले ही हैं। और आज भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनकी अपनी हुकूमत है वफाक में, उनके अपने वजीर आजम हैं, उनके होते हुए आज PTI खुद एहतजाज कर रही है कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार और प्रोग्राम नई बात के मेज़बान फवाद अहमद साहब। फवाद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कराची में इस वक्त लोड शेडिंग के हालात क्या हैं? देखिए मलिक साहब, अगर हालात की बात करें तो मेरिट पे बात की जाए तो कराची में कोई ऐसी खराब सूरत हाल कतन नहीं होती कभी भी कि जो मुल्क के दीगर हिस्सों में होती है। मुल्क के दीगर हिस्सों में शहरों में 4 घंटे की लोड शेडिंग, उससे छोटे जो कस्बे हैं वहां पे 6 घंटे की लोड शेडिंग, और देहात में कम से कम 10 घंटे की लोड शेडिंग ये मामूल है। लेकिन कराची चूंकि इंडस्ट्रियल शहर है, अर्बन शहर है, यहाँ से वॉइस ज्यादा जनरेट होती है, रेवेन्यू का आपको नुकसान होता है जब फैक्ट्री नहीं चलती, जब इंडस्ट्री नहीं चलती। तो इसलिए कराची के हालात मुल्क के दीगर हिस्सों की बनिस्बत हमेशा से बेहतर होते हैं। लेकिन इस बेहतर सूरत हाल के अंदर भी अगर हम किसी के जज्बात की बात करें, लेकिन फवाद साहब, इस बेहतर सूरत हाल में भी सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं, के इलेक्ट्रिक के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं। आज फिरदौस शमीम नकवी साहब मुझे नजर आ रहे थे मुजाहरा करते हुए। देखिए जी, उसमें सिंपल सी बात है कि कराची में अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो आपको लोगों के मसाइल की बात करनी है, जिसमें सरे फहरिस्त बिजली और पानी का मसला ऐसा है जो हर फर्द का है। अमीर आदमी का भी है, गरीब आदमी का भी है। अमीर आदमी हो सकता है कि अपनी गली से कचरा उठवा लेता हो, लेकिन गरीब आदमी जो है वो कचरे में रहने के बावजूद पानी और बिजली जितना उसका मसला है उतना ही अमीर आदमी का मसला भी है। तो इसलिए उसकी वॉइस ज्यादा जनरेट होती है। हाँ, ये हकीकत बात है कि कराची के अंदर अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो आपको बिजली के मसले के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी और आपको पानी के मसले भी बात करेगी, लेकिन कुछ मेरिट पर ग्राउंड का जायजा लेना जरूरी है। ये जरूर है कि जब रात को 2 बजे के इलेक्ट्रिक का मुझे मैसेज आता है कि आज 2 से 3 बजे रात को आपकी बिजली नहीं होगी, तो मेरे लिए ये अजियतनाक मामला जरूर होता है कि मेरा दिन तो खराब हुआ ही होता है लोड शेडिंग की वजह से, लेकिन रात भी खराब होती है। अगर के इलेक्ट्रिक के पास बिजली मौजूद है, फवाद साहब, अगर मौजूद है के इलेक्ट्रिक के पास बिजली मौजूद है, तो फिर ये रात को 2 बजे मैसेज भेजना और 1 घंटे की बिजली निकाल लेना, ये फिर वजह क्या है इसकी? नहीं मलिक साहब, के इलेक्ट्रिक को मैंने कहीं पर भी एनआरओ नहीं दिया कि मैं आपसे कहूं कि के इलेक्ट्रिक बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो बिजली शायद जो है वो हर वक्त प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर भी शहर के अंदर के इलेक्ट्रिक ने इलाकों को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है मेरिट के ऊपर। मेरिट उनका ये है कि जिन इलाकों से रिकवरी पूरी है उन इलाकों में बिजली पूरी है, जिन इलाकों में रिकवरी नहीं है वहां पर बिजली का तात्तुल भी उसी हिसाब से होगा। यानी कि अगर किसी अच्छे इलाके के अंदर, अच्छे इलाके से मेरी मुराद है कि जहां पर उनकी रिकवरी 7 से 8% लॉसेस से ज्यादा होगी, यानी कि 90 से 95% के दरमियान होगी, 7-8% लॉस हो जाता है, टेक्निकल लॉसेस जिसको कहते हैं, तो उस इलाके के अंदर बिजली भी वो कोशिश करते हैं कि पूरी वक्त के लिए प्रोवाइड की जाए। और जिन इलाकों में जो है वो चोरी ज्यादा है या वहां पर किसी और वजह से लॉसेस ज्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो है वो लोड मैनेज पूरा नहीं हो पाता, इस वजह से जो है वो लोड शेडिंग वो एक अलग बात है। तो के इलेक्ट्रिक ने तकसीम किया हुआ है पूरे कराची को मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। और एहतजाज की जहां तक बात है, आप ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के पास बिजली मौजूद है, थोड़ा सा ना उसका भी अगर हम जायजा लें तो कराची शहर की जो तलब है वो हर साल 5% के हिसाब से बढ़ती है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में तलब 2 से 2.5% के हिसाब से हर साल बढ़ती है। तो कराची में इस वक्त जो तलब है वो 3200 मेगावाट के करीब है, जिसमें से 750 मेगावाट जो है वो NTDC यानी कि वफाक कह लें या वफाकी हुकूमत कह लें या NTDC नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच सिस्टम कह लें, कॉर्पोरेशन कह लें या जो भी है, वहां से मिलती है 750 मेगावाट। और बाकी बिजली जो है वो के इलेक्ट्रिक को खुद पैदा करनी होती है, जो उसके प्लांट्स मौजूद हैं। के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में जो है वो अपनी नोयत की वाहिद और मुनफरिद कंपनी है कि जिसमें जो है वो उनको बिजली ना सिर्फ जनरेट भी करनी है बल्कि बिजली की ऑपरेशंस की भी तमाम जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। वरना अगर हम मुल्क के दीगर इलाकों को देखें तो मुल्क के दीगर इलाकों में जो है वो ऑपरेशन की कंपनियां अलग है, जिनको हम पेपकोस कहते हैं, और पेपकोस के नीचे डेस्कोस आती है जिनकी तादाद 10 है, और जनरेशन की फवाद साहब, अगर पीटीआई के आज के मुजाहरे की बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक को वफाकी हुकूमत सपोर्ट भी कर रही है, रिलीफ भी दे रही है, तो फिर पीटीआई सिंध एहतजाज क्यों कर रही है?
देखिए इसमें मलिक साहब बिल्कुल सीधी सी बात है, पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, हर पार्टी का पॉलिटिकल स्टेक होता है, लोगों के साथ उनकी एक एफिलिएशन होती है और लोगों के मसाइल के ऊपर अगर वो बात नहीं करेंगे। पीटीआई कराची की सबसे बड़ी पार्टी है पॉलिटिकल एतबार से अगर देखें इस वक्त, बल्दियात को छोड़ दें तो कौमी और सूबाई असम्बली के अंदर सबसे ज्यादा सीटें पीटीआई के पास हैं। अगर वो ये एहतजाज नहीं करते, तमाम तर मालूमात होने के बावजूद, तमाम तर इल्म होने के बावजूद, तमाम तर चीजों का मेरिट जानने के बावजूद अगर वो मसला हल करने के बजाय एहतजाज करते हैं तो जाहिर है कि उन्होंने अपनी सियासत में जिंदा रहना है। अच्छा, मसले को हल कैसा किया जा सकता है मलिक साहब, इसके अंदर थोड़ा सा ना टेक्निकली समझने की एक चीज है, वो ये है कि ये हमारी के इलेक्ट्रिक जो है ये पाकिस्तान की वाहिद प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन कंपनी है जो अबराज होल्डिंग्स के पास है। अबराज ग्रुप जो है वो दुनिया भर से दिवालिया होकर अब वापसी की तरफ जा रहा है, वो अपने कारोबार को समेट रहा है, वो अपनी लिक्विडिटी को जो है वो खत्म कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अबराज ग्रुप जब भी निकलने की कोशिश करता है तो शंघाई इलेक्ट्रिक उसके 66.4% या 64.4% जो भी शेयर हैं उसको खरीदने की ऑफर करता है। लेकिन नेपरा से लेके एसईसीपी तक, एसईसीपी से लेके जो दीगर कमीशन हैं जिन्होंने इसको जो है वो सेल करने की इजाजत देनी है, एनओसीज देनी है, वो इसकी राह में रुकावट अटकाते हैं, जिसकी वजह से शंघाई इलेक्ट्रिक की जो ऑफर है वो अब तक 6 मरतबा। फवाद साहब एक जायजा दे दें, फवाद साहब एक जायजा दे दें, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। सिंध में सूरत हाल क्या है, अंदरूनी सिंध बिजली की लोड शेडिंग की? देखें जी, अंदरूनी सिंध में हमारे पास के इलेक्ट्रिक के अलावा जो है वो सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन है। ये दो कंपनियां जो हैं वो अपनी नोयत की सबसे महंगी कंपनियां हैं जो वफाक के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके लॉसेस 10 से 20% हैं, जो कि 7 से 8% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 10 से 20% पंजाब की कंपनीज के लॉसेस हैं, जबकि केपीके, बलूचिस्तान और सिंध ये तीनों जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 40% लॉसेस के साथ, यानी कि अगर 100 रुपए की बिजली इनको दी जाती है एनटीडीसी की तरफ से तकसीम करने के लिए तो ये 60 रुपए देते हैं, कोई 20, कोई 30, कोई 40% सबसे महंगी बिजली है। अच्छा, हेस्को और सेप्को की मैंने बात की, दो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वहां पर मामला यह है कि सिंध के जो बड़े शहर हैं कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, नवाबशाह, ये 5-6 जो बड़े शहर हैं यहां पर तो 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग है। इसके अलावा जो छोटे शहर हैं वहां पर 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग है, और जो देहात है वहां पर 10 से 14 घंटे और 18 घंटे की लोड शेडिंग है। और बाज देहात तो जो पॉलिटिकल बुनियाद पर बिजली चोरी करते रहे, आज तक डिफॉल्टर होने की वजह से सिंध के देहात ऐसे भी हैं कि जिनमें आज तक बिजली के कनेक्शन मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहां से एक जमाने में एक पॉलिटिकल पार्टी की पूरी एफिलिएशन की वजह से, पूरी सपोर्ट की वजह से बिजली बहुत बड़े पैमाने पर चोरी हुई। अब डिफॉल्टर होने की वजह से उनको कनेक्शन नहीं दिए जाते। तो ये अंदरूनी सिंध में तो कोई इंतजामी मुश्किलात हो सकती हैं। अंदरूनी सिंध, कराची एक अर्बन सिटी, शहर के अंदर, वहां पे जो बिजली की खासतौर पर लाइन लॉसेज हैं, चोरी है या रिकवरी है, उसके लिए हुकूमत ने इकदाम क्यों नहीं किए? देखें जी, कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक अपने तौर पर तो सारी चीजें करती भी है और रिकवरी की उन्होंने पूरी कोशिश भी की हुई है। जाहिर है कि एक प्राइवेट कंपनी है और उसने कंपनी ने जो है ना वो पैसे अपने किसी को छोड़ने नहीं है। अच्छा, एक चीज मलिक साहब, इसमें मैं 2 मिनट आपके चाहूंगा कि अभी एक मसला आया है, मुझे पाकिस्तान में अपनी नोयत का पाकिस्तान में अपनी नोयत का वाहिद केस है कि 2016 में अगर किसी ने बिजली इस्तेमाल की थी, 2017 में किसी ने बिजली इस्तेमाल की थी, तो उसके बिजली इस्तेमाल करने का जो खमियाजा है वो 2020 में सारिफ को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने जो फ्यूल सरचार्ज और दीगर एडजस्टमेंट की मद में जो अपने टैरिफ में अभी इजाफा किया है, जो उसका नेपरा ने मंजूर किया है, वो 2016 से है। यानी कि अगर एक घर मैंने जनवरी 2020 के अंदर लिया था तो जनवरी से लेकर सितंबर के अरसे के दौरान में 2016, 17, 18, 19 4 साल 36 माह के जो अखराजात थे, बकायाजात थे, वो पुराने किराएदार के मैं भरूंगा और मेरे जो किसी और घर से बकायाजात थे वो मेरा किराएदार भरेगा। तो ये अपनी नोयत का एक अनोखा केस पाकिस्तान में होने जा रहा है। और के इलेक्ट्रिक के साथ ही है कि के इलेक्ट्रिक जो है उसका टैरिफ या तो मंजूर नहीं होता, या जो भी मामला है जिसकी भी मिली भगत है, बाकी सारी कंपनीज मंथ टू मंथ चलती हैं। पाकिस्तान के दीगर 10 डेस्कोस जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फवाद साहब चलती हैं। फवाद साहब, ये इलेक्ट्रिक है जो 2016 के पैसे हमसे अब लेगी। फवाद साहब, ये फरदौस शमीम नकवी साहब को बताया ना कि उनकी अपनी हुकूमत है, एहतजाज तो वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन जो वफाकी हुकूमत अगर ये सार्फिन पे बोझ डाल रही है तो उनको उनके खिलाफ भी एहतजाज करना चाहिए।
मलिक साहब थोड़ा सा सख्त लफ्ज होगा, लेकिन ये एहतजाज जो है यहाँ पर अगर सिर्फ एहतजाज किसी ने मेरिट पर किया है और इश्यूज को उठाया है, तो कराची में मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो मजहबी जमात इस्लामी है उसने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पूरी एक कैंपेनिंग की है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर एहतजाज हैं वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए हैं, सिर्फ अपने हल्का इंतखाब को ये बताने के लिए कि आप मुश्किल में थे तो हमने एहतजाज कर दिया। फवाद अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आई एम सॉरी, मुझे आपको कट करना है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।